बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। ये पिछला लेक्चर जो हमारा था स्टीम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के मतलब जो बुनियादी फ़िज़िक्स का असल मौजू है, उसमें हीट से मतलब कुछ बातें रह गई थी, तो वो लेक्चर लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने अगले लेक्चर पर छोड़ दिया। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है और मौजू ये है हीट से मतलब कुछ बकाया नज़रियात और टेम्परेचर यूनिट्स। ये आज समझाना ज़रूरी था, इसका वास्ता पड़ना। हरारत मखसूसा, जिसको स्पेसिफिक हीट या हीट कैपेसिटी भी कहते हैं। हरारत की वो मकदार, ये वो जो किसी 1 ग्राम शय को, ये पहले हमने कैलोरी के लिए 1 ग्राम पानी का लिया था, अब हम कोई भी 1 ग्राम शय को लिया है, यानी उसी की जिस शय को लिया उसी की स्पेसिफिक हीट कहलाएगी। 1 ग्राम शय को 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने की दरकार हो, मतलब 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना, ये उस शय की हरारत मखसूसा कहलाएगी। ये पैमाइश कैलोरी में होगी, ये तारीख कैलोरी के लिए है। तो ब्रिटिश थर्मल यूनिट में वो हरारत की मकदार जो 1 पाउंड शय को 1 डिग्री फ़ारेनहीट तक गर्म करने तक था। मसलन 1 पाउंड चीज़ है 65 डिग्री सेंटीग्रेड से हम 66 तक ले आए, एग्जाम्पल के लिए। पानी की हरारत मखसूसा हर यूनिट में 1 होती है, यानी पानी की वो हीट हरारत मखसूसा भी 1 है और वो 1 कैलोरी की भी तारीफ है। पानी के लिए वो 1 कैलोरी की है। अगर हमारा सोल्यूशन की हरारत जब 1 ग्राम मोल कि मुनहल पानी में गर्म के हल किया जाए, पानी की मकदार कुछ भी हो सकती है, ताकि मज़ीद पानी डालने हरारत पैदा जैसे बना वो सोल्यूशन की हरारत कराती है। मसला हमने 1 मोल सोडियम क्लोराइड लिया। सोडियम क्लोराइड के ये NaCl होता है और सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है। इसको आप जमा कर लें तो 23 जमा 35.5 ये 58.5 बनता है। तो 58.5 को पानी में हल करें, पानी की मकदार कुछ भी हो सकती है, यानी हत्ता तक मज़ीद पानी डालें हरारत पैदा, तो ये हरारत पैदा होती है, वो सोल्यूशन की हरारत कहलाती है। मसलन ये एक बताया गया है कि K2Cl पोटेशियम वो कार्बोनेट वो जो है ना 6.58 एंड ये जो है ना वो दूसरा कंपाउंड ये है, इनकी ये ना 12.04 कैलोरी वो होती है। अच्छा, आ गया है जलने की हरारत, बड़ा इंपॉर्टेंट, हीट ऑफ कंबस्शन। वो हरारत जो 1 मोल फ्यूल पैदा करे और मुकम्मल ऑक्साइड बने, उसको कैलोरीफिक वैल्यू भी कहते हैं। लेकिन इसमें यहाँ डेफिनेशन के 1 मोल है, तो मोल के तहत मैंने बता दिया उसका मालिकुलर जो मास है उसको ग्रामों में लेना। इट इज़ सेड CV, सो CV फॉर मीथेन इट हैज़ वैल्यू 212.8। मीथेन के लिए इसकी वैल्यू है किलो कैलोरीज पर मोल, यानी 1 मोल की इतने किलो कैलोरीज निकलते हैं। वाटर फ्रंट, अच्छा जब आप मीथेन को जलाते हैं, यानी जो नेचुरल गैस का मेन कंटेंट है, तो साथ में पानी का मालिक्यूल रहता है। वाटर फ्रंट स्टीम इज व्हेन एक्सक्लूडेड इट विल बी 119. ये मैं समझाता हूँ, ये 218.2 ये इतने कैलोरी 1 मोल से निकलती है हीट। लेकिन जब हीट निकलती है तो उस हीट में से कुछ हीट ये जो है ना वाटर मालिक्यूल्स ये नेचुरली इसमें पानी जो निकल रहा है इस इक्वेशन में, इसमें पानी अपनी नेचुरल हालत में लिक्विड होता है, यानी पानी लिक्विड बन जाना होता है, तो इसको लिक्विड समझ लें वहाँ, लेकिन स्टीम की हालत में निकलता है। इसका मतलब यह है कि ये जो मीथेन से निकला पानी उसको उसकी हीट ने स्टीम बनाया, ये जो स्टीम बनी ये हीट ने बनाया, तो वो हीट तो फिर खर्च हो गई, तो इसका मतलब नेट हीट कम हो गई, तो ये जो है ना 191.7 है। जब आप कैलोरीफिक वैल्यू किसी चीज़ की कैलकुलेट करते हैं, जब तक इसमें 2 होगी, ये HHV होगी हायर हीटिंग वैल्यू यानी हायर रीडिंग, और ये LHV होगी यानी लोअर हीटिंग वैल्यू। जब हम कोई जिक्र ना करें कि ये HHV या LHV है, तो फिर यही काउंट होती है, यानी LHV ही वो उसकी हीटिंग वैल्यू होती है। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ मीथेन का 16 ग्राम होता है, यानी 16 ग्राम मीथेन लेंगे एट NTP, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ये जहन में ये कुछ बातें यहाँ नहीं समझाई गई, वो कुछ बातें आप अप्लाइड मैथमेटिक्स में ये देखेंगे, वहाँ समझेंगे। ये पढ़ने के लिए, समझने के लिए बहुत सारी किताबें अख़ज़ करनी पड़ती हैं, बहुत मगजमारी करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें जहन में रखनी। इतना ये आसान काम नहीं है
ये वो वहाँ जो मैंने देखा जो मैकेनिकल इंजीनियर जिन्होंने कई साल तक इंजीनियरिंग की थी मैकेनिकल, वो फेल हो जाते हैं, वाइवा में फेल हो जाते हैं, आम बातों में फेल हो जाते हैं। तो अगर इतनी जल्दी ये बॉयलर इंजीनियरिंग होती तो हर तीसरा बंदा किए करता। तो बात ये है कि लेकिन आपने कौम को जो देने हैं लोग, वो काबिल लोग देने हैं जो मसाइल को समझ सकें, आगे हल कर सकें। जब उसको बुनियादी इल्म ही नहीं होगा तो हल खाक करेंगे। तो ये कहना कि ये रजिस्ट्रेशन करा ली, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, ये मेरे नाम हो गया बॉयलर तो अब मैं जानूँ और वो पैसे जाने, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। आपने वहाँ काम भी दिखाना है। बहुत सारे मैंने देखे हैं जो लोग किसी तरीके से नकल मार के या किसी और तरीके से बॉयलर इंजीनियरिंग कर लेते हैं, किसी को पैसे दे दिला कर लेते हैं, अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो बाद में मालकान उनको निकाल बाहर करते हैं, वो और बंदा रख लेते हैं, फिर वो गिला करते हैं मेरे पास ये बॉयलर इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट भी था, उन्होंने मुझे निकाल दिया। तो ये फिर तो होता ही है। वो जिसे वो कहा है कि एक शायर ने, झूठे सौदे न विच बाजार होते भावें पिछे दलाला का तरह। अच्छा, तो बात करते हैं ये हरारत की वो मिकदार है कैलोरी में कि भाई कीमियाई मसावाद मोल के साथ लिए वजन में कुछ अशिया कीमियाई अमल करें और उनमें हरारत पैदा या जज्ब। इसलिए बताना ज़रूरी होता है कि अशिया में जो रिएक्शन है उनकी पहले तभी हालत क्या थी, मिसाल गैसें रिएक्शन रिसल्ट मुस्तकिल तौर पर मुस्तकिल हुजम एनटीपी और दबाव पर ऐसा करें, मतलब मीथेन का ऑक्सीजन साथ चलना। ठीक, तो ये हमने वो हीट जनरेशन की हम या हीट के मतलब कुछ हमने इस्तिलाहात बयान कर रहे हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन ये हरारत की वो मिकदार है, ये मोल मरकब को उसके अज्जा से बनाने के दरकार। मसलन कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो है इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन 26.46 है और मीथेन की 17.9 किलो कैलोरीज पर मोल है। इंट्रिस्टिक एनर्जी यानी हीट ही है ये एनर्जी, इस तवानाई की वो मिकदार है जो किसी सिस्टम में मौजूद हो। किसी मरकब में ये तवानाई हीट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर है लेकिन मनफी होती है। अब यह कि इस तरह इंथाल्पी, जब हम किसी सिस्टम को मुस्तकिल हुजम गर्म करते हैं तो उसकी सारी हरारत उस सिस्टम के अंदरूनी तवानाई बढ़ाने पर खर्च हो जाती है। या दूसरे अल्फाज, जब हम किसी सिस्टम को मुस्तकिल दबाव पर गर्म करते हैं हरारत के अंदरूनी तवानाई में इजाफा होता है। मज़ीद बड़ा फैलाव से हम मैकेनिकल काम भी ले सकते हैं जो तवानाई की दूसरी किस्म बनती है, यानी वो प्रेशर बन गया। इन दो तवानाई के तवानाई मजमूए को हम एंथैल्पी कहते हैं। फिर किसी सिस्टम के हरारत का इज़ाफा भी कह सकते हैं। ये थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी सबसे गिवन बाई H = U + PV। इसमें ही H ये एंथैल्पी है, हीट एनर्जी है, U इंटरनल एनर्जी है और P प्रेशर है और V वॉल्यूम है और वो हीट इन कैलोरीज है, ये है कैलोरीज में। अगली एक इस्तिलाह है थर्मल कंडक्टिविटी। ये किसी जिस्म में हरारत की मुंतकिली की शरह होती है। ये जौल में लेंगे तो मैच के हिसाब से एक साइड से हरारत दाखिल होती है और उसके बिल्कुल मुखालफत से मुंतकिली नापी जाती है। इसकी ज़्यादा वजाहत अगर आपने देखनी है तो अप्लाइड बॉयलर मैथ में आप देखें हीट के चैप्टर में, तो वो आपको ज़्यादा वजाहत, यहाँ अगर मैं ज़्यादा वजाहत कर दूँ तो ये किताब का मौजू से बिखर जाएगा। कितने लोग मुझे मिले हैं वो कहते हैं आपने क्या यबलियाँ मारी हैं, आपने क्या बच्चों वाली बातें समझाई हैं। कितने लोग मुझे तारीफ़ करते हैं कि ये बहुत अच्छी बात की है। हर एक का अपना आइडिया होता है। एक शख्स जो पढ़ता है और उसको पहले से इल्म होता है, वो उसकी तारीफ़ और वो जो है ना वो कहता है ये तो मुझे पहले ही पता था, मुझे तो वो चाहिए चीज़ जो मुझे नहीं पता, अब मुझे क्या ख्वाब आएगा उसको क्या नहीं पता, क्या पता है। तो ये लेकिन एक जो बिल्कुल ही नाड़ी होता है हमने तो सबके लिए बनाना होता है। तो इसलिए ये बातें वो कई जगह डिटेल ज़्यादा नहीं दी जाती क्योंकि सबके लिए बैलेंस है। तो ये फार्मूला है। ई जो है ना एनर्जी है, जूल में ली गई है, टी टाइम है, सेकंड में लिया गया। ये जो है ना ये वो है, एल लेंथ है 1 मीटर लेंथ, यानी एल लेंथ है 20 मीटर में। और ये लेमडा जो है ना ये है जूल पर सेकंड, केल्विन पर सेकंड, ये उसका वो कोफिशिएंट है। अगर T21 to T1 ये टेम्परेचर का डिफरेंस है। ये जो है ना क्योंकि दोनों का टेम्परेचर का डिफरेंस है, इसको केल्विन में ले लें, सेंटीग्रेड में ले लें, फारेनहीट में नहीं लेना क्योंकि सारा जूल है, ये फारेनहीट में नहीं लेना, केल्विन में ले लें। दोनों का जवाब एक ही आएगा। आगे आती तबखीर, एवेपोरेशन क्या होता है। जब किसी माए को जब गर्म किया जाता है उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता, दूसरे अल्फाज में उसकी काइनेटिक एनर्जी इज़ इंक्रीज बढ़ जाते हैं।
हत्ता कोहेजन की ताकत से तजावज़ कर जाती है। हीट जो दी जाती है कोहेजन की ताकत जो जिसका पीछे जिक्र किया उसे बढ़ जाती है। एक हद आ जाती है जब कोहेजन की ताकत वो इतनी कमज़ोर पड़ जाती है, मॉलिक्यूल गैस सूरत में सतह माई से अखराज या फरार शुरू कर देता है। इसको तबखीर कहते हैं। जब माए की सतह से नीचे कोहेजन की कुव्वत इतनी ज़्यादा होती है वहाँ से मालिक्यूल बाहर अखराज नहीं कर सकते। माए की सतह मालिक्यूल इसी सूरत में तबखीर हो सकते हैं जब उनको काफ़ी तवानाई मिले। मज़ीद इसे अखराज का रकबा बढ़ाया जाए। अखराज का रकबा बढ़ाया जाए तो उनको वेपोरेशन के लिए बहुत ज़्यादा तवानाई मिलेगी, क्योंकि इस मकसद के लिए माए अपनी अंदरूनी तवानाई एनर्जी इस्तेमाल करता है। इसमें माए का टेम्परेचर कम होता जाता है। साबित हुआ अगर हमने वेपोरेशन बढ़ानी है तो 3-4 फैक्टर है हम वेपोरेशन बढ़ा सकते हैं। ये बेसिकली इसका फिनोमेना कूलिंग टावर से मुतल्लिक है। कूलिंग टावर में हमें वेपोरेशन बढ़ानी होती है, माए का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए। यानी धूप इसकी मिसाल है, जब धूप पड़ती है तो धूप उससे माए को वो टेम्परेचर बढ़ा देती है। आपने देखा बारिश हुई है, बारिश के बाद धूप निकल आई और बड़ी कड़ाके की धूप निकल आई, तो वो जो बारिश का पानी है वो जल्दी इवेपोरेट कर देगी, जल्दी ले जाएगी फ़िज़ा में। वो उससे सांस लेने में तकलीफ़ होगी, लेकिन वो जो है ना जल्दी इवेपोरेट हो जाएगी। इसका मतलब ये है अगर पानी का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, वो धूप के बाद जो पानी बारिश का गिरा हुआ है किसी ग्राउंड में, अगर आप उसमें चल कर देखें तो वो आपके पाँवों को जलन पैदा करेगा, इतना गर्म हो गया होगा, ठंडा नहीं होगा। हालांकि उससे पहले आधा पौना घंटा पहले बारिश हुई है, लेकिन धूप ने उसको तेज़ गर्म कर दिया। दूसरी बात सतह का रकबा बढ़ा देना, यानी कढ़ाई में इसकी मिसाल है। कढ़ाई में पानी जल्दी वेपोरेट था बनिस्बत एक बाल्टी की। इसी तरह से घरों में वो फर्श वगैरह को जब धोते हैं, जब पानी को फैला देते हैं पंखा चाहे वो जल्दी उठ जाता है, तो ये रकबा हम बढ़ा देते हैं। तो ये आपने देखा होगा गर्मियों के मौसम में फर्श वगैरह जो दिन की गर्मी से तप गए होते हैं, बहुत तपश हो गई होती है, उस पर जब पानी छिड़कते हैं कुछ देर के बाद वो पानी तो उड़ जाता है और फर्श ठंडा हो जाता है। यानी उसने वेपोरेशन की अपनी ही हीट लेनी होती है, तो अपनी हीट जब लेता है तो वो फर्श की हीट लेता है, उसके नीचे तो फर्श की हीट ही होती है, तो वो लेता है और वो पानी खुद उड़ जाता है और नीचे जगह ठंडी हो जाती है। सतह से आबी बुखारात को अलग करने का बंदोबस्त कर रहा है। यानी जैसे आप वो उसके ऊपर पंखा लगा दें तो पंखा से आबी बुखारात जो उठ रहे हैं वो अलग हो रहे हैं, नहीं फिर उठेंगे फिर हो गए। तो कूलिंग टावर में इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन, आईडी फैन इसकी मिसाल है। यहाँ वोलेटाइल सब्सटेंस की ये जो है ना दोबारा तारीफ की गई है कि ये दो सब्सटेंस विच इवेपोरेट क्विकली एट एम्बिएंट टेम्परेचर। यहाँ हीट से मतलब कुछ और भी आपको वजाहतें कर रहे हैं। अगर किसी बर्तन में कोई माए पानी गर्म करते जाए उस बुखारा दबाव बढ़ता जाएगा। आखिरकार एक मरला जब पानी उबलना शुरू हो जाए, पानी के अंदर बढ़ती हरारत को हम बढ़ते हुए टेम्परेचर के दौरान बढ़ सकते हैं। ये महसूस शुदा हरारत कहलाता है। जब पानी या कोई माया और उबलने के बाद स्टीम या गैस में तब्दील होता है तो उसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बराबर हरारत जज़ब करता है, जिसकी पहले तारीफ कर चुके हैं। हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर को लेटेंट हीट ऑफ स्टीम भी कहते हैं। ये आप थर्मामीटर पर नहीं पढ़ सकते, जैसा पहले बताइए इसके हिसाब के का कोई और तरीका ढूंढना पड़ता है, क्योंकि जो हरारत पानी या माए को मुहैया की जाती है वो खारिज होने वाले मालिक्यूल से करता है और टेम्परेचर नहीं बढ़ रही। ये अमल उस वक्त जारी रहता है जब तक सारा पानी या माए स्टीम या गैस पानी उड़ नहीं जाता। अगर किसी तरीके स्टीम या गैस को किसी कंटेनर में अलग करते जाएँ और उसे मज़ीद करते जाएँ तो फिर स्टीम या गैस का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। इसे सुपर हीट करना कहते हैं। ऐसे टेम्परेचर के फ़र्क को जो कि बॉइलिंग पॉइंट से जितने दर्जे ज़्यादा हो उन दर्जों को डिग्री ऑफ सुपर हीट कहते हैं। यानी एक स्टीम ड्रम से सैचुरेटेड स्टीम जो निकल रही है वो उसका जो टेम्परेचर है और फिर सुपर हीट स्टीम निकल रही है उसका जो टेम्परेचर है, उन दोनों टेम्परेचरों के दरमियान में फ़र्क जो होगा वो उतनी डिग्री ऑफ सुपर हीट होगा। और वो उसके अगर यूनिट फ़ारेनहीट यूज़ हो रहा है तो फ़ारेनहीट में होगा, सेंटीग्रेड होगा फ़ारेनहीट, उसके साथ आप उसका यूनिट लिखेंगे। ये भी एक तरह से महसूस शुदा हरारत है। अगर ख़ास टेम्परेचर और प्रेशर तैयार शुदा स्टीम सैचुरेटेड स्टीम का हम दबाव कम कर दें तो वो फिर उसका क्या दबाव जब कम करेंगे टेम्परेचर सेम रहेगा। इसको बेसिक टेक्निकल थ्रॉटलिंग कहते हैं, लेकिन दरअसल ये भी एक सुपर हीट ही बन गई, लेकिन थ्रॉटलिंग कहते हैं।
कंडेंसेशन, ये अमल तबखीर का उल्ट होता है, वेपोरेशन का उल्ट होता है। ये अमल कूलिंग और कंप्रेशन के ज़रिए होता है। या दोनों तरीके इस्तेमाल होते हैं। कंडेंसेशन शुरू होने से कबल लेटेंट और सुपर हीट दोनों सेंसेबल हीट में तब्दील हो जाते हैं। टेम्परेचर गिरता जाता है, उसको आप रीडिंग पर। जब कूलिंग की जाती है तो कूलेंट हरारत जज़ब कर लेता है, हरारत सारा कूलेंट ले लेता है। जबकि कंप्रेशन में लेटेंट हीट जो पहले से बुखार में मौजूद होती हरारत महसूस करती है और माए मज़ीद गर्म हो जाता है। कंप्रेशन से ज़ाहिर हुआ कि हरारत ज़ाहिर नहीं होती है, वो या तो कूलेंट दे गया या वो टेम्परेचर बढ़ गया, मतलब किसी तरीके से या टेम्परेचर बढ़ने का बायस बनता है। अगर अब जैसे ये जो है एयर कंडीशन में या फ्रिज में जैसे वो कंप्रेसर कंप्रेस करता है गैस को, तो गैस का टेम्परेचर बढ़ता जाता है। ये हत्ता तक लिक्विड तो बन जाती है, कंप्रेस होने से कंडेंस तो हो जाती है, लेकिन जब हम रेडिएटर से उसकी हीट ज़ाहिर कर देते हैं तो अब उसने फिर गैस बनना होता है। अब वो उसको हीट कहाँ से मिले और कौन चीज़ इसको गैस बनाए, तो वो अपनी हीट इस्तेमाल करता है, तो वो तो गैस ठंडी हो जाती है। ठंडी होती तो वही तो कूलिंग है। अगर कोई पंखा वगैरह चलाकर इस हरारत को भी ज़ाहिर कर दे तो माए आम दर्जा हरारत आ जाता है। अब अगर इस माए को किसी बंद कंटेनर, मेटालिक कंटेनर में किसी कैपिलरी के ज़रिए खारिज कर दिया जाए। कैपिलरी ट्यूब ऐसी ब्रीफ ट्यूब होती है जो जिसमें यानी 1 मिलीमीटर का या इससे भी कम सुराख होता है, तो गैस बनने के लिए अपनी मौजूद हरारत को बतौर हरारत मख्फी इस्तेमाल करता है। नतीजतन हरारत की कमी हो जाती है, कंटेनर ठंडा हो जाता है। एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर में यही तरीका इस्तेमाल किया जाता है। आगे हमने यानी वो टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं। किसी जिस्म का टेम्परेचर इस जिस्म में मौजूद साल्मो मालिक्यूल की औसत तवानाई को ज़ाहिर करता है। यह दूसरे इस्म के मुकाबले हरारत की मकदार का दर्जा है। मालिक्यूलों की हरारत की कमी बेशी से हरारत घटती बढ़ती है। जब हरारत एक जगह कंसनट्रेट हो जाती है वो जब बढ़ती जाती है तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है, वो उसमें ज़्यादा मालिक्यूलों की हरकत की कमी से एक हद आ जाए जब ये हरकत बिल्कुल रुक जाए। अब जब हम मालिक्यूलों की हरकत में कमी करते हैं, एक हरकत आती है कि बिल्कुल रुक जाती है, इसको मुतलक सिफर या एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं। ये जो है ना वो यानी दूसरे लफ्ज़ों में हरकत टोटल रुकी, कायनात का निज़ाम ही रुक गया। हकीकतन मुतलक सिफर से आगाज़ लेकर थर्मामीटर बनाना मुमकिन ही नहीं। आज तक कोई लेबॉर्ट्री, कोई तजर्बाकार, कोई साइंसदान ये 0 डिग्री आइंदा की नहीं बात करते, वो मुतलक 0 टेम्परेचर नहीं बना सकता। अलबत्ता दूसरे तरीके इस्तेमाल होते हैं। मैं वो जो है ना ग्राफिकल तरीका, मैथमेटिकल तरीका इस्तेमाल होता है। अभी तक किसी भी लेबॉर्ट्री में मुतलक 0 का टेम्परेचर नहीं जाता। ये इसके रियाजियाती यानी मैथमेटिकल तरीके बनाए। टेम्परेचर नापने के लिए 4 पैमाने इस्तेमाल होते हैं, 4 पैमाने रह गए। नंबर 1 सेंटीग्रेड, मेरे ख्याल में ये सब पता होगा। इस स्केल में पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ बन जाता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में स्टीम बन जाता है। तो याद रहिए हिसाब किताब आम सतह समुद्र पर आम फ़ज़ाई दबाव बताया क्योंकि डिग्री सी के तरीके से बताया। 100 से कहीं ज़्यादा टेम्परेचर की जो स्केल बनाई जाती है वो बताती है कोई शायद 100 डिग्री से कितना करना, मसला एक 500 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसका मतलब यह है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो गर्माइश है उससे 5 गुना ज़्यादा है। अगली स्केल है फ़ारेनहीट। ये स्केल भी 0 दर्जा से शुरू होती है, 212 तक होती है स्केल सर्वर, लेकिन 32 डिग्री पर पानी बर्फ बनता है, यानी उसके मुकाबले में सेंटीग्रेड मुकाबले 32 डिग्री पर फ़ारेनहीट बनता है, जबकि 212 डिग्री पर पानी उबलना शुरू करता है। इन दोनों के दरमियान में 180 डिग्री का फ़र्क होता है। इसमें रीडिंग के साथ ये डिग्री एफ लिखा जाता है। दोनों स्केलों को एक दूसरे में तब्दील करने का मुफस्सल फार्मूला कुछ इस तरह से है। एफ अगर आपने फ़ारेनहीट से सेंटीग्रेड में तब्दील करना है तो एफ़ की वो वैल्यू डाल दें और फिर ये सी की वैल्यू निकाल लें। मैथमेटिकल तरीका पूरा इख्तियार करें, आपको सी की वैल्यू आ जाएगी। अगर सी को कन्वर्ट करना है, सी की डिग्री डाल दें तो वो मैथमेटिकल तरीके से वो एफ़ की वैल्यू निकल आएगी। ये यहाँ मैं वो तरीका नहीं समझा रहा, आपको अच्छे खासे समझ आ रहा, हर एक ने पढ़ा होगा। तो ये डिटेल फार्मूला ये है F-32 और 212 - 32 C/100। और ये फार्मूला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें यानी एफ की डिग्री डाल दें, कैलकुलेट करें, वही जवाब आएगा। ये अगली स्केल है केल्विन।
केल्विन ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल केल्विन स्केल इस्तेमाल जो दरअसल एब्सोल्यूट स्केल होती है। जैसे मैंने बताया कि 0 डिग्री एब्सोल्यूट अभी तक नहीं बना सके, तो आम जो सेंटीग्रेड में स्केल लेते हैं उसमें 273 जमा कर लेते हैं तो केल्विन बन जाती है। इसे भी इस तरीके से के से लिखते हैं, फ़र्क सिर्फ ये फार्मूले सी की जगह के ले लेते हैं। तो केल्विन स्केल में 273 जमा करना। अगर आपने उल्ट काम करना सेंटीग्रेड केल्विन से निकालना तो माइनस करेंगे, बाकी इसमें कोई नई चीज़ बात नहीं। इसी तरह से फॉरेन हीट के लिए एब्सोल्यूट स्केल रैंकाइन है। फॉरेन हीट में एब्सोल्यूट या रैंकाइन स्केल इस्तेमाल होती है, जिसके लिए रीडिंग में 460 जमा करते हैं, जहाँ यानी 273 जमा 400, अब एफ की जगह आर ले लेती है यानी रैंकाइन। तो यहाँ एक और स्केल इस्तेमाल होती है जो जर्मनी में शुरू की गई थी किसी ज़माने में, उसको रूमर स्केल कहते हैं, जिसकी डिग्री पानी की तरह थी जो, लेकिन वो अल्कोहल इस्तेमाल की गई और 0 से 80 डिग्री तक था। लेकिन ये कुछ अर्सा चली, बाद में वो इंटरनेशनली वो मतरूक करार दी गई। अब यहाँ किसी बॉयलर पर उसका तज़किरा नहीं लगता। मुझे सिर्फ एक टेलीफोन आया था तो कोई कंपनी ने बॉयलर ख़रीदा था, उसमें रूमर स्केल थी, तो बॉयलर भी सिकंदर आज़म के ज़माने का था, यानी वो नहीं सिकंदर आज़म के ज़माने तो नहीं बने थे लेकिन बहुत पुराना था। तो ये जो है ना वो आज वो मौजूद हमारा ख़त्म हुआ। थैंक यू वेरी मच।